गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 11th ऑफ अक्टूबर। माय नेम इज सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लिटरेचर के लिए नोबेल मिल चुका है साउथ कोरियन राइटर को, इनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने अप्रूवल दे दिया है। इंडिया के पास बहुत ही जल्दी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन होने वाली है, जो ये इंडिजिनसली रहेगी, मतलब इसको हम लोग इंडिया के अंदर ही बनाएंगे। उसके अलावा साउथ चाइना सी के अंदर जो डिस्प्यूट है थोड़ा उसके बारे में बात कर सकते हैं, जो कि उसका फिलहाल फिलीपींस और वियतनाम के साथ काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। थारू ट्राइब जो इंडिया नेपाल बॉर्डर के बीच में पड़ती है, स्पेशली रिलेटेड टू द उत्तर प्रदेश, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल जो कि ड्रैगन फ्लाई फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो इंसेक्ट होता है, एक नया डिस्कवर किया गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। इस तरह की जो यूनियन है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बहुत ही रेयरली न्यूज़ में रहते हैं, बहुत कम, 4-5 साल में एक बार न्यूज़ में आते हैं। जब भी न्यूज़ में आते हैं तो यूपीएससी के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है जो इंपॉर्टेंट तो होती हैं लेकिन न्यूज़ में बहुत कम होती हैं, तो हमारी आंखों के आगे से निकल जाती है, हमें पता नहीं चलता है। उसके बाद अटल पेंशन योजना के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए जी। तो 2024 के लिए हांगकांग, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। साउथ कोरियन राइटर हैं। पिछले 2-3 साल से यूपीएससी में बुक्स और राइटर्स दोबारा से पूछे जाने लगे हैं। बीच में कुछ साल तक बंद रहे थे, तो वो ट्रेंड के तहत आपको पता होना चाहिए इस साल का जो प्राइज़ है वो किनको मिला है। तो साउथ कोरियन ऑथर है भाई ये। और इनकी पोइट्री आप पढ़ोगे, ज़्यादातर पोइट्री करती है, कभी कभी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती हैं। आपको ज़्यादातर जो है हिस्टोरिकल ट्रोमाज वो देखने को मिलता है, जो इनजस्टिस रहा कोरियन सोसाइटीज़ में, वो आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, और वो भी फोकस जो स्पेशली वीमेन की तरफ रहता है। तो वो इनकी थीम है, बेसिकली काइंड ऑफ लाइक फेमिनिस्टिक राइटर हैं ये, और वीमेन इश्यूज़ को जो है थोड़ा ज़्यादा उठाती हैं। 2016 में इनकी एक बुक थी द वेजिटेरियन, उसके लिए इनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ भी दिया गया था, जिसमें उन्होंने नॉन वेजिटेरियन के बारे में खूब सारी बातें की। फिर उसके अलावा एक ह्यूमन एक्ट, द वाइट बुक एंड द वी डू नॉट पार्ट, ये कुछ बुक्स इन्होंने और लिखी जो बहुत ही फेमस रही। कोरियन राइटर हैं। तो बेसिक एक तो आप ये समझ लीजिए कि लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज़ मिलना एशियन कम्युनिटीज़ के लिए वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लिटरेचर के ये जो है ना, ये वेस्टर्न ऑथर्स को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो 3-4 बार ही ऐसा हुआ कि भाई वो एशियंस को किसी को मिला है, तो वो अपने आप में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोरियन कल्चर का इम्पैक्ट जिस तरह से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, आप म्यूज़िक देख लीजिए, टीवी शोज़ देख लीजिए, मूवीज़ देख लीजिए, आजकल कोरियन सिनेमा बहुत पॉपुलर हो गया पूरी दुनिया भर में, राइट। तो जो कल्चरल इन्फ्लुएंस कोरिया का दुनिया में हो रहा है, वो एक उसका भी एक ये सिंबल सा थोड़ा नज़र आता है, एक ग्रोइंग से उसकी वजह से। तो और नोबेल प्राइज़ में थोड़ी डाइवर्सिटी बढ़ गया है भाई। पहले से यूरोप और अमेरिका के ऊपर फोकस होता था, अब धीरे धीरे आप एशिया के ऊपर भी फोकस कर रहे हो। आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि इंडिया से लिटरेचर में क्या किसी को नोबेल प्राइज़ मिला है, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या उसके बाद भी किसी को नॉमिनेट किया गया है, अब वो भी बताएं। न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, जिसे SSN कहते हैं, एस एस का मतलब होता है सबमर्सिबल शिप। तो बेसिकली जो सबमरीन होते हैं, टेक्निकल भाषा में उसको सबमर्सिबल शिप बोलते हैं, और एन का मतलब होता है न्यूक्लियर। अगर आप इसके साथ बी भी ऐड कर दोगे तो उससे हो जाएगा बैलिस्टिक। तो बेसिकली हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है, इंडिया में बहुत ही जल्दी 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन हम लोग बनाने वाले हैं। काफ़ी बड़े रहने वाली हैं, 6000 टन होगा, और एक का खर्चा आएगा 15,000 करोड़ रुपीज़। 90% जो इसके अंदर कंटेंट यूज होगा ना, वो इंडियन ही होगा। 10% हम लोग थोड़ा अमेरिका वगैरह की, जर्मनी की हेल्प ले रहे हैं, बट यार न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का मतलब ये होता है कि देखिए, वैसे हमारे पास जो कावेरी क्लास सबमरीन है ना, कावेरी क्लास वो डीजल पावर्ड है। जो न्यूक्लियर पावर्ड होती है ना, जैसे हमारे पास अरिहंत है, वो न्यूक्लियर पावर्ड ही है, और वो तो न्यूक्लियर वेपन भी कैरी कर सकती है, तो वो SSN भी है, वो बेसिकली SSBN SSN भी कुछ ही बोल सकते हो, तो वो न्यूक्लियर से पावर्ड होती है। इसका मतलब ये है कि वो पानी के अंदर ना 1 महीने से भी ज़्यादा रह सकती है एक टाइम पे, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर्ड है। वो कम फ्यूल में, मतलब न्यूक्लियर कम फ्यूल भी उसको ज़्यादा दिनों तक सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन डीजल वाली को तो लगभग लगभग हर हफ्ते 10 दिन के बाद ऊपर आना ही पड़ता है। तो उसमें हम लोग इंडिया में और जो जोड़ रहे हैं, तो इससे होगा क्या, हमारी जो अंडर वाटर कम्बाट करने की कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए ना, साउथ स्पेशली हम लोग इंडियन ओशन की बात करें, तो यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में। तो डेफिनेटली वो एक जो थ्रेट हमारे सामने नज़र आ रहा है, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को आज से ही तैयार होना पड़ेगा। और चाइनीज़ लोग जब किसी चीज़ को बनाते हैं ना, बहुत फास्ट बनाते हैं। पिछले 5-7 साल में चाइना वालों ने ना 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिए भाई, जिसको बनाने में हमें 20 साल लग गए। तो आज से हम कोशिश करेंगे तो अगले 2-4 सालों में हम इसको बना देंगे।
और कोशिश तो यही रहने वाली है। तो चाइना को हम कॉम्बैट कर सकते हैं बेसिकली, डेटरेंट की तरह इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ना, वो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, ठीक है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि देखो पहले हम लोग अटैक नहीं करेंगे किसी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से, लेकिन हाँ अगर आप हमारे एसेट्स को अटैक करते हो, सेकंड अटैक फिर हम लोग भैया बढ़िया वाला करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए अपने को तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास ऐसी सबमरीन भी होनी चाहिए जो पानी से अटैक कर दें। हमारे पास ऐसे जो है वो जो प्लेन भी होने चाहिए जो हवा से न्यूक्लियर वेपन को छोड़ सकते हैं, और हमारे पास ग्राउंड पे भी होना चाहिए। तो लैंड, ओशन एंड एयर, तीनों जगह से हम लोग न्यूक्लियर वेपन को से अटैक कर सकते हैं, ऐसी कैपेबिलिटी हमारी होनी चाहिए। इसे ट्रायड कहते हैं, और इंडिया का ट्रायड वैसे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हमारे पास बहुत ही कम है। तो उस सेंस में हम लोग इसको आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए कावेरी क्लास जो है वो डीजल वाली है, इसकी लिमिटेशन है, इसको ऊपर आना पड़ता है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में चलिए साउथ चाइना सी। तो कल हम लोगों ने बात किया था जो सबमिट होने वाला है वियतनाम के अंदर, लाओस में, कल हम लोगों ने बात किया था ना इसके बारे में। कल हम लोगों ने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बारे में बात किया था, आज इसको हम लोग चाइना के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। तो एशियन कंट्रीज़ का समिट चल रहा है इस समय लाओस में। मोदी जी भी वहाँ पे गए हुए हैं और चाइना के ऑफिशियल भी वहाँ पे गए हुए हैं। तो सब लोग मतलब ग्रुप वाइज तो बात करते ही हैं, लेकिन वो लोग बायलैटरल इश्यूज पे भी बात करते हैं। चाइना के बीच साथ जो इशू चलता है वो चलता है साउथ चाइना सी वाला, ठीक है। तो देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको 9 डैश लाइन बोलते हैं। और चाइना कहता है कि इस 9 डैश लाइन के अंदर जो कुछ भी है, ठीक है, ये जितनी भी टेरिटरी आपको यहाँ पे नजर आ रही है ओशन के अंदर, भाई वो मेरी है और ये मेरा इंटीग्रल पार्ट है, ऐसा चाइना कहता है। जबकि आप यहाँ पे देखिए ये है वियतनाम। वियतनाम कहता है कि नहीं नहीं, आपका कैसे हो गया, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं, वो तो मेरी टेरिटरी में आ रहे हैं, आप कैसे कह सकते हो, इश्यूज तो हैं। फिलीपींस कहता है नहीं ये तो मेरे आइलैंड्स हैं, आपके नहीं हो सकते। तो सबसे ज़्यादा जो इशू यहाँ पे है ना वो डायरेक्टली या तो वियतनाम वियतनाम के साथ है, आप यहाँ पे देखिए ज़रा, और या फिर फिलीपींस के साथ है, क्योंकि साउथ चाइना सी जो है इन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा टच होता है। भाई अगर इसका नाम साउथ चाइना सी है तो मतलब ये थोड़ी ना कि चाइना का है, लेकिन चाइना कहता नहीं सब मेरा ही है। तो यहाँ पे जैसे कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आ भी चुके हैं, जैसे पार्शल आइलैंड का ग्रुप है, स्पार्टली आइलैंड के जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, एंड स्कोरबर्ग जो शोल्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो ये सब अलग अलग कंट्रीज़ के कंट्रोल में है फिलहाल, लेकिन चाइना कहता है कि वो सब मेरा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में चाइना थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। लेकिन उसके साथ अगर आप देखेंगे जैसे मलेशिया है, मलेशिया के साथ भी चाइना का इशू है थोड़ा बहुत। यहाँ पे ब्रूने है, ब्रूने के साथ भी इशू है, राइट। ताइवान के साथ भी इशू है ऑब्वियसली चाइना का। तो कई ये कंट्री हैं जो साउथ चाइना सी के अंदर इन्वॉल्व है फिलहाल। चाइना तो है ही, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूने एंड ताइवान। तो 9 डैश लाइन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है। तो जिस तरह से पिछले काफ़ी 3-4 साल से वियतनाम फिलीपींस के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बिहेव कर रहा है चाइना, स्पेशली साउथ चाइना सी, और उसको लेके वो फिर इंटरनेशनल कोर्ट में भी गए थे। इंटरनेशनल कोर्ट ने भी कहा, यूनाइटेड नेशन ने भी कहा कि भैया साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना का कोई लीगल, कोई हिस्टोरिकल हक नहीं है। ये वियतनाम और फिलीपींस से बिलोंग करता है, तो इनको प्लीज़ उनके साथ ही रहने दीजिए। लेकिन चाइना ये बात नहीं मान रहा है। काफ़ी समय से जो एशियन कंट्री हैं वो डिमांड कर रही हैं कोड ऑफ कंडक्ट का, कि साउथ चाइना सी के अंदर किस कंट्री को कैसे कंडक्ट करना है। लेकिन इसके ऊपर जो प्रोग्रेस अभी तक फिलहाल पूरी तरह से हो नहीं पाई है। साउथ चाइना सी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी ये सब कंटेंट आप यूज़ कर सकते हो। 3.4 ट्रिलियन कितना होता है, इंडिया की इकोनॉमी है 3.4 ट्रिलियन। इतना ज़्यादा वैल्यू का गुड्स हर साल एनुअली साउथ चाइना सी से पास होता है। तो जो चाइना में सामान जाता है वो भी यहाँ से जा रहा है, जो जापान में जा रहा है वो भी जा रहा है, ताइवान में जो जा रहा है वो भी जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहीं से तो पास हो रही हैं भाई। कोरिया जा रहा है वो भी सामान यहीं से जा रहा है, बाकी जो दूसरी कंट्री हैं मलेशिया वगैरह सब यहीं से जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साउथ चाइना सी पूरी दुनिया के लिए। तो प्यार मोहब्बत से रहें तभी काम चलेगा भाई, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज जो है अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। सिर्फ ट्रेड रूट ही नहीं, ये नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ऐसा माना जाता है कि 11 बिलियन बैरल ऑयल साउथ चाइना सी के अंदर रिजर्व में पड़ा हुआ है। तो जो इसके को कंट्रोल करेगा वो इसको भी कंट्रोल करेगा। 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है भाई यहाँ पे, जो कि डिस्कवर हो चुकी है, लेकिन डिस्प्यूट की वजह से आप इसको बाहर नहीं निकाल पाते हो। तो मेजर रूट के साथ साथ नेचुरल रिसोर्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो साउथ चाइना सी के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, राइट। अमेरिका हालांकि इसमें डायरेक्ट पार्टनर नहीं है, लेकिन
अमेरिका तो हर जगह ही पार्टनर है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ये ट्रेड रूट अमेरिका को भी इम्पैक्ट करता है। तो अमेरिका टाइम पे यहाँ पे टाइम टाइम पे क्या करता रहता है, अपने रूट्स वो डिक्लेयर करता रहता है। ठीक है, और उसका जो नेवल शिप है, जो उसका एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी यहाँ से पास करवाता रहता है, ये दिखाने के लिए भाई कि पीसफुली जो इंटरनेशनल ऑर्डर सेट किया गया है पिछले 50 60 70 सालों में, वो चलता रहे, कोई इसको डिस्टर्ब ना करे। तो चलिए, थारू ट्राइब 50 लाख से 70 लाख के बीच में, 70 लाख बोला जा रहा है वैसे तो ऑफिशियल फिगर, के उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए गए हैं। तो केस स्टडी की गई थी कि भाई किस कौन से ग्रुप पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर एक ट्राइब रहती है, थारू ट्राइब। वहाँ पे कई सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अभी घर मिला है। इनके पास घर नहीं था, ये लोग ऐसे झोपड़ियों से में ही रहते थे। जब फ्लड आती थी, मौसम ख़राब होता था, वो भी गिर जाती थी। तो इनके पास एजुकेशन नहीं है, बहुत ही गरीब हैं, जंगलों में रहते हैं, सड़कें वहाँ पे है नहीं, स्कूल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। पर लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मतलब कई हज़ार थारू ट्राइब के लोगों को, स्पेशली महिलाओं को घर दिया गया है। तो वो केस स्टडी की गई थी एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो थोड़ा सा आपको ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको मैंने बता ही दिया, सदर्न नेपाल या नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ट्राइब रहती है। जो तराई रीजन है, तराई रीजन, वहाँ पे ये ट्राइब रहती है। ठीक है, थोड़ा आपको उत्तराखंड में भी मिलेंगे, थोड़े उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, थोड़े बिहार में मिलेंगे, जो तराई तराई रीजन होता है। बेसिकली जो हमारी माउंटेन्स होती हैं, इसके नीचे वाला जो ये हिस्सा होता है, ये आपको इसको तराई बोलते हैं, इसको बोलते हैं तराई। यहाँ पे लोग रहते हैं, और वैसे तो नेपाल से भी हैं, लेकिन इंडिया में भी रहते हैं। तो इंडिया में जो थारू ट्राइब रहती है, इसको शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, इंडो आर्यन सब ग्रुप लैंग्वेज ही ये लोग बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब ये ओरिजिनली आए थे, तो कहाँ से आए थे भाई, ये राजस्थान से आए थे ओरिजिनली। थारू मतलब थार मरुस्थल जो है, उसकी वजह से भी शायद इनका नाम जो है वो थारू इनको बोला जाता है। तो ये भी एक जो है, लोग जो राजपूत जो थे राजस्थान के, उनसे ओरिजिनेट हुए। वहाँ से फिर ये थोड़ा उत्तर प्रदेश में, थोड़े उत्तराखंड में वो एस्टेब्लिश हो गए। तो उस तरह से इनकी थोड़ी हिस्ट्री को भी जान सकते हो। मैंने बता ही दिया आपको कि तराई रीजन में लोग रहते हैं। पैट्री लीनियल सोसाइटी होती है, तो वीमेन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अधिकार भी होते हैं। जॉइंट फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इनके जो घर होते हैं वो लंबे लंबे रहते हैं, घर भी थोड़ा मतलब लेंथ ज़्यादा रहती है, विड्थ उनकी थोड़ी कम रहती है। और जो गांव में सरपंच होता है, हेडमैन होता है, वो उस तरह से काउंसिल इनकी होती है। यूजुअली एग्रीकल्चरलिस्ट भी होते हैं, कैटल रियरिंग करते हैं, भेड़ बकरी वगैरह पालते हैं, हंटिंग करते हैं, वो सब चीज़ें की जाती हैं। 1.7 मिलियन थारू लोग जो है वो नेपाल में रहते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से। 6.6 पॉपुलेशन का जो कि नेपाल का बनता है। चलिए, अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल को डिस्कवर किया गया है केरला में, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये बैम्बू फ्लाई है। जो जो ड्रैगन फ्लाई होती है, जो डैमसल फ्लाई होती है ना, उसी फैमिली से बिलोंग करता है। बस इतना आपको काफ़ी है। जो वेनाड के अंदर ये पाई गई है, इसमें ब्लू कलर की लाइंस आप क्लियरली देख सकते हो। वहाँ पे एक रिवर पाई जाती है, कर्मना रिवर, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाई गई है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको थोड़ा सा याद रखें। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो इसकी ओरिजिनल जो फैमिली है ना, जिसे हम लोग जैसे आप ड्रैगन फ्लाई कह सकते हो, उससे थोड़ी डिफरेंट है। 7% जेनेटिक डिफरेंस इसका रहता है, और लंबी टेल इसकी होती है बैम्बू जैसी, इसलिए इसको बैम्बू फ्लाई कहा जाता है। दूसरी जगह पे डिस्कवर की गई है, जैसे वहाँ पे हिल्स पड़ती हैं, पोंडुमुड़ी हिल्स, वहाँ पे भी थोड़ी कम पॉपुलेशन में इनको पाया गया है। डेलिकेट से विंग होते हैं, और ये एक तरह से आप कह सकते हो कि भाई इंडिकेटिव स्पीसीज होता है ना। तो ये इंसेक्ट की फैमिली से आता है। तो आजकल तो यूपीएससी सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि कोई आपको नाम देता है, पूछता है भैया ये बताओ क्या है, ये इंसेक्ट है, ये बर्ड है, ये फिश है। आजकल तो ऐसे सवाल भी आ रहे हैं एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि भाई ये इंसेक्ट है, क्योंकि बटरफ्लाई अपने आप में इंसेक्ट होती है ना, चाहे डैमसल फ्लाई हो, ड्रैगन फ्लाई हो, बटरफ्लाईज हो, ये सब इंसेक्ट वाली कैटेगरी में आती हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रख सकते हो। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, तो वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया गया है कल, और 150 मतलब 150th एनिवर्सरी हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये, मतलब सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो आज भी चल रही है। 1874 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। स्विट्जरलैंड के अंदर बर्न में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया इसका मेंबर भी है। 192 टोटल कंट्रीज की मेंबर हैं। तो दुनिया भर में जो पोस्टल सर्विसेज होती है, बेसिकली उनको इम्प्रूव करना, टेक्निकल हेल्प देना, उसको रेगुलेट करना, वो सब इसका काम होता है। ठीक है, तो उसने ऐसा कोई इसका बहुत ऐसा टेक्निकल काम नहीं है, बट थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से याद रखोगे इसको आप, तो प्रीलिम्स में वहाँ से सवाल आ सकता है। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है। 1874 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये दो चीज़ें आपको फिलहाल याद रखनी है, और जो वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है, बस इतना काफ़ी है प्रीलिम्स के लिए। अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना के अंदर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 7 करोड़ तक पार कर चुके हैं।
2024-25 के लिए भी 56 लाख नई एनरोलमेंट हो चुकी हैं। अब ये है क्या? तो ऑब्वियसली बात है, इसका नाम ही पेंशन है। तो पेंशन में होता क्या है, आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट 1000 से 5000 रुपये तक आप जमा करवाइए। जब आपकी उम्र 60 साल हो जाओगी, आप रिटायर हो जाओगे, तब जाके आपको हर महीने पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा वो डिपेंड करता है आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो, आप कौन सी एज में कंट्रीब्यूट करते हो। अगर आप भाई सीधी सी बात है 20 साल की उम्र में कंट्रीब्यूट करोगे 60 साल तक, तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप 45 साल की उम्र में कर रहे हो तो आपको कम पैसा मिलेगा। कितना, अगर आप 1000 कर रहे हो आपको कम मिलेगा, 5000 कर रहे हो ज़्यादा मिलेगा, सीधी सी बात है। तो पेंशन उसके हिसाब से है जितना आप इस यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हो। ज़्यादातर यहाँ पे जो इसके लिए पेंशन चलाई गई है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग काम करने वाले हैं ना, उनके लिए चलाई गई है, ताकि रिटायरमेंट एज में जब वो 60 प्लस हो जाएंगे उनको मंथली एक तरह का पैसा मिलता रहे। अब आप कहोगे सर ये तो पैसा उन्होंने नहीं दे दिया, इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। जितना पैसा आप देते हो ना उसके अंदर, उसका 50% सरकार भी देती है 5 सालों के लिए, तो गवर्नमेंट का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। और इसमें इंटरेस्ट रेट आपको बेटर मिलता है जो दूसरी जो स्कीम्स होती हैं। तो उस वजह से आप इसमें थोड़ा 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 1000 रुपये 1500 रुपये हर महीने डालोगे, लॉन्ग पीरियड में आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी चलता है। तो 20-30 सालों में तो बहुत पैसा हो जाएगा। तो उस हिसाब से है, लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स लगता है, छूट नहीं है इसको इनकम टैक्स में, ठीक है? तो आपके ऊपर लगेगा। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, इनकी संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब लोग अपनी रिटायरमेंट एज के लिए इंडिया में बेटर प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है? आज अगर आपकी सैलरी मान के चलिए 50,000 है, तो आप यहाँ पे 2000 रुपये अगर हर महीने कंट्रीब्यूट कर देते हो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन लेटर स्टेज में आपको पैसा बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ आपको ही बेनिफिट नहीं मिलेगा कि किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उनकी जो स्पाउस हैं, यानी कि मान लो उनकी वाइफ है या हस्बैंड हैं, उनको भी ये पेंशन का पूरा बेनिफिट मिलता है। अगर वो भी डेथ हो जाती हैं तो फिर बाद में फैमिली मेम्बर्स को जो है रिमेनिंग अमाउंट मिल जाता है। तो उस तरह का सिस्टम इसके अंदर रहता है, तो आप भी इसमें बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपके पास फिलहाल आपने नहीं लिया है तो आप इसको लेके सोच सकते हो बेसिकली इसमें, ठीक है? लेकिन इसमें इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं है। चलो, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।